नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस अकेडमी में। इतिहास की सीरीज में आज हम चौहान वंश के इतिहास को देखेंगे। जिस वंश से पृथ्वीराज चौहान आते हैं, एक बहुत फेमस वंश है। और इसके साथ हम तराइन का युद्ध भी देखेंगे एक छोटे रेफरेंस के रूप में कि कैसे तराइन का युद्ध वह कारण बनता है जो चौहान वंश के पतन के पीछे जिम्मेदार है। हालांकि जो तराइन का युद्ध है इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अरब से हो रहे आक्रमण को पढ़ना शुरू करेंगे, और उस क्रम में हम इसको ज्यादा पढ़ेंगे यह घटनाक्रम किस प्रकार से था। अभी एक रेफरेंस के रूप में आप सिर्फ देख लीजिए कि दिल्ली का जो चौहान वंश है उससे यह तराइन का युद्ध किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं दिल्ली के चौहान वंश के इतिहास को। जब हम दिल्ली के चौहान वंश को देखते हैं तो इनकी एक शाखा है। चौहानों की कई सारी शाखाएं थी, यह हमने पहले बात की है। इनकी एक शाखा है शाकंभरी शाखा, और यह कहाँ थी? अजमेर के निकट। तो इस शाकंभरी शाखा की स्थापना कौन करता है? वासुदेव। और कब करता है? 7वीं शताब्दी में। तो वासुदेव द्वारा 7वीं शताब्दी में स्थापित शाकंभरी शाखा जो कि अजमेर के निकट स्थापित होती है, वह हमको मिलती है। इस वंश का ज्ञान हमको जो विग्रहराज द्वितीय हैं उनके हर्ष प्रस्तर अभिलेख जो कि जयपुर में है, और जो सोमेश्वर के समय का भिजौलिया प्रस्तर लेख है उनसे ज्ञात होता है। तो दो साक्ष्य हैं, एक हर्ष प्रस्तर अभिलेख, दूसरा सोमेश्वर के समय का भिजौलिया प्रस्तर लेख। इनसे हमको इस दिल्ली के चौहान वंश के विषय में पता लगता है। जब हम चौहानों के बारे में देखते हैं तो प्रारंभिक स्तर पर हमको यह मिलता है कि जो प्रतिहार है उन्हीं के यह सामंत थे, और अपनी सामंती व्यवस्था के तहत यह स्थानीय प्रशासन में बने हुए थे। हम देखते हैं 10वीं सदी का काल, और वहां पर हमको एक व्यक्ति मिलता है वाक्पति राज प्रथम। इसने क्या किया? जो प्रतिहार है उनसे अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया। प्रतिहार शक्ति कमजोर पड़ी और वाक्पति ने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया और एक स्वतंत्र राजा के रूप में या एक स्वतंत्र प्रशासक के रूप में नियुक्त हुआ। जो इसका पुत्र था सिद्धराज, इसने अपने राज्य का विस्तार किया, अपनी पिता की परंपरा को और आगे बढ़ाया और महाराजाधिराज की उपाधि ली। हमने पीछे देखा था कि महाराजाधिराज की उपाधि लेना एक क्रम का भाग, पहले सामंत से मुक्ति, फिर महाराजाधिराज की उपलब्धि या इस पद को धारण करना, और उसके बाद स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित हो जाना। तो सिद्धराज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद जो इनका उत्तराधिकारी है वह हमको मिलते हैं विग्रहराज द्वितीय। तो वाक्पति राज प्रथम, सिद्धराज, विग्रहराज द्वितीय, यह प्रमुख इनके राजा हैं। एक क्रम के रूप में आप राजाओं को देख लीजिए। बहुत सारे राजा है चौहान वंश के, लेकिन हमको सबको याद नहीं रखना है। कुछ जो सबसे प्रमुख है उन्हीं को हमको याद रखना है। जैसे जो सबसे पहला व्यक्ति है वासुदेव, इनको हमें याद रखना है। 551 ईस्वी में शाकंभरी शाखा की इन्होंने स्थापना की थी। चौहानों की कई शाखा थी, एक शाखा जो है शाकंभरी शाखा जो सबसे मुख्य शाखा है, उस शाखा की स्थापना की किसने? वासुदेव ने। फिर मिलते हैं सामंत राजा नरदेव, फिर मिलते हैं अजय प्रथम। अजय प्रथम के बाद विग्रह प्रथम, चंद्र प्रथम, गोपेंद्र, दुर्लभा प्रथम, गोविंद प्रथम, चंद्र द्वितीय, गोविंद द्वितीय, चंदन, वाक्पति प्रथम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पीछे देखा था। स्वतंत्र शाखा की स्थापना इन्होंने ही की। अगला व्यक्ति सिम्हा या सिद्धराज, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर दुर्लभा द्वितीय, गोविंद तृतीय, वाक्पति द्वितीय, वीरराम, चामुंडा, दुर्लभा तृतीय, विग्रह तृतीय, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर पृथ्वीराज प्रथम, अजय द्वितीय, अरणोराज, यह इंपॉर्टेंट है। जगत देव, विग्रहराज चतुर्थ, अपारा, गंगेया, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, और सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इनका शासनकाल भी आप ध्यान रखिएगा, 1177 से 1192 तक। फिर गोविंद चतुर्थ, और सबसे अंत में हमको मिलते हैं राजा हरि, 1193 से 1194 तक। तो बहुत सारे राजा हैं, सबको आपको याद नहीं रखना है, कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे शाकंभरी शाखा की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। वाक्पति प्रथम, जिसने स्वतंत्र शाखा की सबसे पहले स्थापना की, मतलब प्रतिहार वंश से स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। विग्रहराज द्वितीय, सिम्हाराज, विग्रह तृतीय, और सबसे इंपॉर्टेंट पृथ्वीराज तृतीय को आपको याद रखना है। जो प्रमुख राजा है उन प्रमुख राजाओं को हम देख लेते हैं। विग्रहराज द्वितीय, जब हम विग्रहराज द्वितीय को देखते हैं तो हर्ष का लेख कहता है कि इसने अपने राजवंश की स्थापना की और लक्ष्मी का उद्धार किया था, मतलब एक प्रतीक स्वरूप यह मिलता है। जो चालुक्य राजा था मूलराज प्रथम, उसको इन्होंने पराजित किया था विग्रहराज द्वितीय ने। हम देख रहे थे त्रिगुटीय संघर्ष को, इनके बीच जो संघर्ष है वह बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। तो उन्हीं घटनाक्रमों में विग्रहराज द्वितीय ने जो मूलराज प्रथम है उसको पराजित किया था, और इन्होंने एक काम किया कि आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर? भृगु कक्ष में। तो भृगु कक्ष में आशापुरी देवी मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। अगला व्यक्ति विग्रहराज तृतीय, यह परमार वंश के साथ बहुत कनेक्टेड थे, और जो चौहान वंश की मित्रता थी
वह इनके समय परमार वंश के साथ बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो परमार वंश की कन्या है राजदेवी, उनका इनके साथ विवाह भी संपन्न हो जाता है। तो वैवाहिक संबंधों द्वारा परमार वंश के साथ यह राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ाते हैं। फिर अगला व्यक्ति है पृथ्वीराज प्रथम। इनका पुत्र था अजयराज द्वितीय, जिसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। किसने? अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी क्या थी? अजमेर। इसकी शाकंभरी शाखा जो चौहानों की है, और बनाया किसने है? अजयराज ने। तो अजयराज का उत्तराधिकारी है वह हमको मिलता है अरोड़ोराज। अरोड़ोराज का शासनकाल 1130 से 1150 तक। फिर अरोड़ोराज ने क्या किया, तो सुल्तान महमूद की सेना थी, उस सेना को पराजित किया। अब देखिए, जो पश्चिम के आक्रमण होंगे उनको आपको अलग से इसीलिए पढ़ना होगा क्योंकि पश्चिम के आक्रमण बहुत बार होंगे और अलग अलग राजा भारतीय उनको रोकेंगे। कभी संघ बनाकर, जैसे आपने पीछे भी देखे होंगे वीडियोस में, तो एक संघ बनते हैं, उसमें कई सारे राजा शामिल होते हैं, पश्चिम के आक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं। राजपूत इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे क्योंकि जो अरब आक्रमण है उनको बहुत लंबे समय तक, लगभग 500 सालों तक यह राजपूत राजा रोक कर रखेंगे। तो उस क्रम में भी हमको समझना होगा। अभी हम बहुत बेसिक हिस्ट्री समझ रहे हैं चौहान वंश से, और वह भी इनकी जो शाकंभरी शाखा है। तो सुल्तान महमूद हमला करता है और उस हमले को रोकता कौन है? अरोड़ोराज। जो अरोड़ोराज का पुत्र है विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसल देव के नाम से। बीसल देव एक बहुत बहादुर योद्धा होता है। युद्ध के मैदान में ये कमाल का प्रदर्शन करते हैं। 1153 से 1163 तक इनका शासनकाल है। तो बीसल देव बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छी कदकाठी के योद्धा है। और बाद में जो बीसल देव है, इन्होंने क्या किया, तोमरों से दिल्ली छीन लिया। तो कौन सा वह चौहान शासक था जिसने तोमरों से दिल्ली छीन लिया? तो वह आप याद रखेंगे कि बीसल देव हैं। तो पहली राजधानी अजमेर, जिसको बसाया था किसने? अजयराज ने। फिर दिल्ली पर अधिकार किसने स्थापित किया? बीसल देव ने। और हराया किसको? तोमरों को। उसके बाद हम देखते हैं जो आपके ये बीसल देव हैं, यह एक योद्धा है, एक कवि है और एक लेखक भी है। इनका एक नाटक हमको मिलता है, संस्कृत में लिखा यह नाटक है, हरिकेल नाम से यह नाटक है। इस नाटक के जो कुछ भाग हैं, कुछ अंश हैं, वह हमको 2.5 दिन के झोपड़े पर भी मिलता है। मतलब एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा, उस मस्जिद की दीवारों पर हमको हरिकेल नाटक के कुछ अंश मिलते हैं। अब ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य भी हमको मिलते हैं, या ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक कहावतें भी हमको मिलती हैं कि जो चौहान वंशों ने निर्माण करवाया था, स्पेशली शाकंभरी शाखा के चौहानों ने जो निर्माण करवाया था, बाद के जो आक्रमणकारी शासक आए, स्पेशली दिल्ली सल्तनत के लोग, तो उन सब ने क्या किया, इनके निर्माणों पर अधिकार किया और अपने नाम से उनको प्रदर्शित किया। मतलब बनवाया था किसने? चौहानों ने, लेकिन उसको अपने नाम से स्थापित कर दिया किसने? दिल्ली के शासकों ने। तो उसी क्रम में हमको कुछ यह भी दिखता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हरिकेल से, जो कि नाटक है बीसल देव का। इनके दरबार में हमको सोमदेव भी मिलते हैं। ये जो आपके सोमदेव हैं, इन्होंने क्या लिखा है? ललित, विग्रहसार और कथा सरित सागर। कथा सरित सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोमदेव ने इसकी रचना की है, बीसल देव के यह दरबार में है। जो बीसल देव थे उन्हीं के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। लोक कथाओं में पृथ्वीराज चौहान को या पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा, यह तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भारतीय इतिहास में एक बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर और यशस्वी राजा यह हमको मिलते हैं। चौहानों का यह तिलक है, एक तरीके से बहुत सम्मान है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, जो बुंदेलखंड के चंदेल शासक हैं परमर्दी देव, 1182 में इनको पराजित किया। और इसी युद्ध में जो आल्हा उदल है, आल्हा उदल भी किसके अंतर्गत है? पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत। तो आल्हा उदल ने इस युद्ध में भयानक युद्ध किया था, किसके खिलाफ? परमर्दी देव के खिलाफ। 1186 में पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया, जो चालुक्य के शासक हैं भीम द्वितीय, उन पर भी आक्रमण किया। हम देख रहे थे कि जो चालुक्य राजा हैं, यह भी उत्तर के भागों में अधिकार के लिए लड़ रहे थे या प्रयास कर रहे थे कि उत्तर में भी इनको अधिकार मिल जाए। उसी क्रम में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय से इनका युद्ध होता है। हालांकि कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि जो परमार राजकुमारी थी, उनके साथ विवाह के प्रश्न पर यह युद्ध हुआ था। किससे? भीम द्वितीय से। लेकिन वास्तविक रूप से यह युद्ध हुआ होगा राजनीतिक अधिकार के लिए, क्योंकि विवाह उस समय के भी जो हो रहे थे वह राजनीतिक विवाह हो रहे थे। 1191 का समय आता है और मोहम्मद गौरी हमला करता है। युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, तराइन का प्रथम युद्ध। लेकिन इतिहासकारों में इसमें भी कई वर्णन है। कई बार इतिहासकार यह लिखते हैं कि यह युद्ध पहला युद्ध नहीं था, इससे पहले 6 से 7 युद्ध ऑलरेडी हो चुके थे जिनमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तो इतिहासकारों में
यह भी एक तथ्य हमको मिलता है कि इससे पहले भी कई युद्ध हो चुके थे। 1191 का जो युद्ध था वह या तो 7वां या 8वां युद्ध था शाकंभरी शाखा के चौहानों के साथ। तो 1191 मोहम्मद गौरी हमला करता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी इस युद्ध को बुरी तरह से हार जाता है, किसी तरह से अपनी जान बचाकर वह भागता है। लेकिन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। अब इस युद्ध में भी हमने देखा था कि संभवतः जो मोहम्मद गौरी है इसको जयचंद ने बुलाया था। जयचंद कौन? जिसकी बेटी थी संयोजिता और जिससे विवाह हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और मानते हैं यह कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में पराजित हो गए और बंदी बना लिए गए। बाद में पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी जाती हैं और शब्दवेदी बाण का जो वर्णन है इसमें पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाते हैं, जो बाण लगता है किसको? मोहम्मद गौरी को, और बाद में वह बाण ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु का कारण बनता है, मतलब उसे जो चोट लगी थी। एक घटनाक्रम और है कि 1192 का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे। यह भी हमको इतिहास में मिलता है कई जगहों पर। तो 1192 के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ही मृत्यु हो गई थी और उसी युद्ध में मोहम्मद गौरी भी घायल हुआ था पृथ्वीराज चौहान से और उस चोट के कारण मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। तो दो विचारधाराएं हैं इतिहास में। एक कहता है कि तराइन के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी, दूसरा कहता है कि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। जो ये तराइन का दूसरा युद्ध है, इसी के बाद हम देखते हैं कि भारत में तुर्क साम्राज्य की या तुर्क राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना होती है। पृथ्वीराज के बाद जो उनका पुत्र है गोविंद को राजा बनाया जाता है। कहां पर? अजमेर में, मतलब अजमेर का शासक नियुक्त किया जाता है किसको? गोविंद को, लेकिन मोहम्मद गौरी की अधीनता में। तो गौरी की अधीनता में गोविंद शासक बनते हैं कहां के? अजमेर के। लेकिन कुछ ही समय बाद विद्रोह हो जाता है और अंततः हम देखते हैं कि जब 1192 का काल आता है, मतलब बहुत थोड़े समय के बाद, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो 1192 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो सेवक है, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी, क्योंकि यह इसका गुलाम है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो चौहान शक्ति है उस चौहान शक्ति का दमन किया। कहां पर? दिल्ली में, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से जो दिल्ली का क्षेत्र है उस दिल्ली के क्षेत्र से चौहान शक्ति समाप्त हो गई। चौहान वंश से जुड़े कुछ प्रमुख काव्य हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे फेमस है चंद्रबरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई कौन है? पृथ्वीराज चौहान के राजकवि। तो चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, यह सबसे फेमस है और इसमें भी एक घटनाक्रम है कि जो चंद्रबरदाई का आखिरी पाठ है उस आखिरी पाठ को संभवतः चंद्रबरदाई के पुत्र ने लिखा है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान 1192 के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी द्वारा कैद कर लिए जाते हैं तो उस समय चंद्रबरदाई को भी कैद किया जाता है। और आपने वह घटनाक्रम सुना होगा जब चंद्रबरदाई के कहने पर ही या चंद्रबरदाई के संकेत पर ही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी पर शब्दवेदी बाण चलाते हैं। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट समान। तो वो घटनाक्रम आपने सुना होगा कि चंद्रबरदाई ही या पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं। तो अगर चंद्रबरदाई यह बता रहे थे तो इस घटनाक्रम को पुस्तक में किसने लिखा? तो वहां पर एक विचार आता है कि संभवतः जो चंद्रबरदाई के पुत्र हैं उन्होंने इसको लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई ने। यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक और हमको मिलता है कृति दयानय की पृथ्वीराज विजय, यह भी इंपॉर्टेंट है। जयचंद का हमको हम्मीर महाकाव्य मिलता है। हम्मीर महाकाव्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिखा किसने? जयचंद ने। यह भी आप ध्यान रखिएगा। चौहानों के विषय में हम देखते हैं कि एक इनका राजा मिलता है हमको हरिराज के नाम से। हरिराज के विषय में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा चौहान नरेश जिसने आग में जलकर आत्महत्या कर ली थी? तो आग में जलकर आत्महत्या किसने की थी? हरिराज ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। तो इस बहुत छोटे से वीडियो में हमने समझ लिया कि चौहान वंश किस प्रकार से उदित हुआ, तराइन का युद्ध किस प्रकार से हुआ, उसका घटनाक्रम हमने बहुत बेसिक समझा है। और हमने फिर देखा किस प्रकार से गुलाम वंश का जो राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने चौहान वंश को दिल्ली से समाप्त किया और अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया, या हम कहें गुलाम वंश की शासन व्यवस्था को स्थापित किया। तो आशा करता हूं इस बहुत छोटे से वीडियो में आपको कुछ ऐसा मिला होगा जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।